असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। असद साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर एक बार फिर। जी, आपकी आधी बात बहुत अच्छी लगी, आधी बात समझ में नहीं आई ओवैसी साहब। जब आपने ये कहा कि सब आतंकवादी हैं, सबके साथ एक सा सलूक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर इसमें मजहब को भी हाथ ही लिया है। आपको वाकई लगता है कि मजहब के नाम पर बेइंसाफी हो रही है याकूब मेमन जैसे आदमी के साथ? सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात को समझाना चाह रहा हूं, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, जो आप लोग डेलिबरेटली नहीं दिखा रहे हैं। वो ये है कि मैंने याकूब मेमन को बेकसूर करार नहीं दिया। मैंने कहा याकूब मेमन पर मुकदमा चला, कोर्ट का फैसला आया, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, इज्जत करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जो सवाल उठाया है, क्या बेन सिंह के कातिल को जो बचाया जा रहा है, क्या वो मजहब की बुनियाद पर नहीं बचाया जा रहा, जबकि कोर्ट ने फैसला दिया उसको फांसी दो? क्या राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट ने फैसला दिया फांसी दो, तो वहां की गवर्नमेंट्स ने उसको डिले किया, डेलिबरेट डिले किया? तो कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं है। बात हो रही है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, बात हो रही है कि नीयत में खोट है उन रूलिंग पार्टीज की जो बचा रहे हैं इन लोगों को। मैंने ये सवाल उठाया। और तीसरी बात यह है कि मेरा जो तकरीर के जो अल्फाज थे, मैंने अपने तकरीर में फर्स्ट पोस्ट एडिटर जनाब जगन्नाथ साहब के आर्टिकल का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने भी ये बात कही थी। चौथी बात यह है कि कल मिस्टर बी रामन का, जो हिंदुस्तान के रॉ के चीफ हैं, पाकिस्तानी डेस्क के इंचार्ज थे जी, और याकूब मेमन को लाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, वो अपने आर्टिकल में कहते हैं उस दुनिया में नहीं है, ये हिंदुस्तान का सबसे मायानाज सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहा है। वो कहते हैं कि याकूब मेमन को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या अब आप बी रामन साहब पे भी शक करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी से शक कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इन बातों पर एक एक करके बात जो रॉ का हेड था, आपने बिल्कुल ठीक बात आप इंडियन एक्सप्रेस में उनका वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है। मेहरबानी तो पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा है। ये नहीं कह रहा है कि याकूब मेमन, क्या आपने उस आर्टिकल में ये पढ़ा है ओवैसी साहब? बी रमन साहब ने यह भी लिखा है कि इसमें रत्ती भर शक नहीं है, रत्ती भर शक नहीं है कि याकूब मेमन और उसके परिवार का हाथ नहीं था तंबाकू में। सुने नहीं आ रहा है क्या मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हाँ। मैं आपके इत्तला के लिए फिर से दोहरा रहा हूं कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हमको मंजूर है। बिल्कुल। याकूब मेमन मुलविस नहीं, मैं कह रहा हूं। हाँ, आप मानते हैं कि वो आतंकवादी है? लेटर आप पढ़े, आप मानते हैं कि वो आतंकवादी है? बिल्कुल, याकूब मेमन का लेटर पढ़े आप, जो स्क्रोल इन में छपा था ज्योति पुनवानी के आर्टिकल में। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप इस बात को मानते हैं ना कि याकूब मेमन ने बम धमाके किए, उसमें शामिल था, वो आतंकवादी है? इन्वॉल्वमेंट है याकूब। मैंने कब तो ये बात यहीं क्यों नहीं खत्म हो जाती असद साहब? ये बात यहीं क्यों नहीं खत्म हो जाती कि एक आतंकवादी है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए? अरे भाई साहब, फिर बेन सिंह के कातिल को सजा क्यों, फांसी क्यों नहीं देते? बेन सिंह के मामले में जब वो सजा रोकी गई ना, अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए। बाबरी मस्जिद को शहीद होकर 26-27 साल हो गए। जिन पर इल्जाम लगाया गया है, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है। और श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि ओरिजिनल सिन ये है बाबरी मस्जिद को तोड़ना, शहीद करना। क्या उन लोगों का क्लोजर नहीं होगा जो दिसंबर 92 में और 93? आप दोनों बातों को क्यों मिला रहे हैं? 900 आप दो मुद्दों को क्यों मिला रहे हैं? जिनको मारा गया उनका क्लोजर नहीं होगा? आपकी बात यहां बिल्कुल। आप लोग सबसे बड़ी नाइंसाफी ये कर रहे हैं कि एक टेररिस्ट वाक़े को आप बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, बेन सिंह के कत्ल को कम दिखा रहे हैं। ये आपका बहुत बड़ा, ये आप असद साहब बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं ये बात कहकर। सब उस तारीख में जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, जब राजवाना को सजा नहीं दी गई, फांसी की तारीख तय होने के बाद, उस रोज के अगले दिन के अखबार आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं, उस तब के टीवी बुलेटिन आपने भी देखे होंगे, हमने भी किए हैं। एक आदमी मुझे बता दीजिए जिसने उसकी मजम्मत नहीं की थी, जिसने ये नहीं कहा था कि ये गलत हो रहा है। तो मैं भी वही कर रहा हूं। तो हम भी ये हमने भी किया। उसको फांसी क्यों नहीं मिलती? फांसी क्यों नहीं मिलती? फिर तो अगर तब गलत हुआ तो आज आप वही गलती करेंगे? आज आप वही गलती नहीं कर रहे हैं? फांसी क्यों नहीं मिलती? अरे भाई साहब, मैं क्या रोक रहा हूं? मैं क्या कोई रूलिंग पार्टी हूं?
मैं क्या कोई असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया? मैंने कोई जाकर उस वक्त के वजीर आजम से और भीख मांगी कि और क्या राजोना को फांसी पर मत चढ़ाओ, लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा? असदुद्दीन ओवैसी इतनी रिसर्च से बोलते हैं, आपकी रिसर्च से ये चीज कैसे गायब हो गई असद साहब कि राजवाना का मामला अभी राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है मर्सी पिटीशन के तौर पर? क्या मर्सी पिटीशन के तौर पर? क्या पंजाब के असेंबली रेजोल्यूशन पास नहीं किया? क्या उसकी तरफदारी नहीं की? फिलहाल क्या रूलिंग पार्टी स्टेट की तरफदारी नहीं की उसकी? क्या याकूब मेमन, क्या आप ये क्यों नहीं बोलते कि क्यों तरफदारी की? क्या तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है उन 3 कातिलों को, राजीव गांधी के? अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप वही गलती क्यों दोहराना चाहते हैं? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर एक आतंकवादी का साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे रही है तो असदुद्दीन ओवैसी वो क्यों करना चाहते हैं? सवाल कर रहा हूं मैं, मुल्क के सामने एक सवाल कर रहा हूं कि इंसाफ का तकाजा यह है कि सबको फांसी मिले, एक को नहीं सबको मिले, सबको दीजिए फांसी। आप सिर्फ इतनी बात कहें तो यह बात बहुत वाज़ेह मालूम पड़ती है, बहुत अच्छी लगती है सुनकर, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप इसको जो रंग देते हैं, आप जानते हैं उससे कितनी कड़वाहट पैदा होती है? क्या करवाहट पैदा हो रही? बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, करवाहट पैदा नहीं हुई आपके दिल में? बंबई के रोडों पर नंगा नाच किया गया, करवाहट पैदा नहीं हुई आपके सीने में? तकलीफ पैदा नहीं हुई? बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया, आप पे करवाहट पैदा नहीं हुई? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले 26 साल से आजाद घूम रहे हैं, आप में करवाहट पैदा नहीं होती? कर्नल पुरोहित, साध्विया प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद पर बेल मिल जाती है, करवाहट पैदा नहीं होती? सीने में तकलीफ नहीं होती? अभी कभी आप कहते हैं क्या? असद साहब एक बात बताइए, या तो आप एक फैसला कर लीजिए कि आप अगर अदालती बात करेंगे तो अदालती बात होगी। ठेकेदार बने हुए हैं मीडिया में बैठकर, जब आप ये कहते हैं आप ही नेशनलिज्म को जानते हैं, आप हम पे लाख तोहमत लगा लीजिए तो कम्युनल हो गया। आप हम पे लाख तोहमत लगा लीजिए, आप पहले ये फैसला तो कीजिए। जब आप कहते हैं कि मैं अदालत के फैसले के साथ हूं, मैं अदालत की बात मानता हूं, तो फिर आप अदालती बात मत लाइए बीच में। ये सारे मामले मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं और कुछ खत्म भी हो गए। या तो अदालत की बात मानिए, ये कहिए कि अदालत भी बेइंसाफी करती है। आप मानते हैं क्या ऐसा? फिर अरे आप लोगों को एक वहम पैदा हो गया दिमागों में। अदालत ने फैसला दिया रजोना के बारे में फांसी क्यों नहीं देते, अदालत ने फैसला दिया राजीव गांधी का क्यों डिले किए, अदालत ने फैसला दिया कोडनानी बजरंगी के बारे में अपील क्यों नहीं करते, राजीव गांधी के तीनों हत्यारे, राजीव गांधी के तीनों हत्यारों की सजा सुप्रीम कोर्ट ने कम की है। असद साहब, राजीव गांधी के तीनों हत्यारों की सजा को उम्र कैद में तब्दील सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में? आधा सच क्यों बोलते आप? पूरा सच बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा कि हो रही आपको राजीव गांधी के कातिलों से। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मैं पूरी बात बताने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी मर्सी पिटीशन का फैसला होने में 11-13 साल लग गए, इसीलिए इनको उम्र कैद होनी चाहिए। आर्टिकल 74 पढ़िए। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट विल बी गाइडेड बाय द रूलिंग बाय द MHA। डिले किसने किया बताइए? क्या रूलिंग पार्टी से डिले नहीं किया? क्या उनकी गलती नहीं है? आप कोर्ट को क्यों दोष दे रहे हैं आप? तो वही सियासत आप चाहते थे कि याकूब मेमन के साथ भी हो। क्या सियासत? अगर सियासत नहीं है, मैं हक की बात कर रहा हूं। आप सियासत नहीं कर रहे हूं, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सियासत नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हो? वैसे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप क्या चाहते हैं? मैं कोई गाने वाला नहीं हूं कि ऐसी बात करूं कि आपके कानों को सुकून मिले या आपके कलेजे को सुकून मिले। आप मुझे ऐसी बात करूंगा जो आपको तकलीफ पहुंचेगी। हक है वो, आपका हक बोलना। आप कोई नहीं छीन रहा, गलत बात कह रहा हूं। मुझे बताइए, क्या आप ये चाहते थे कि बाकी मामलों की तरह जिनके उदाहरण आप दे रहे हैं उन्हीं की तरह याकूब मेमन का मामला भी राष्ट्रपति के पास, होम मिनिस्ट्री के पास मर्सी पिटीशन के तौर पर सालों साल लटकता रहे? उन 257 शहीदों के परिवारों को जो मारे गए, जो बेगुनाह थे, उनके परिवारों को कभी इंसाफ ना मिले, ये चाहते थे आप? ये मामला लटकता रहे अभी और 2 डिकेड और दशक और? यकीनन मिलना चाहिए इंसाफ, यकीनन मिलना चाहिए इंसाफ। उनके साथ वो 900 लोग जो मारे गए बंबई में, उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 92 लोग जो गुजरात में मारे गए, इंसाफ उनको मिलना चाहिए जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इंसाफ बेन सिंह के खानदान को मिलना चाहिए। इंसाफ मुल्क के वजीर आजम को मारने वालों को, जिनको राजीव गांधी से मोहब्बत थी, उनको भी इंसाफ चाहिए। आप सिर्फ 250 लोगों की बात, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। सबको इंसाफ मिलना चाहिए।